17 अप्रैल 2026 लोकसभा में जो हुआ, क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था? आप सोचिए, महिला आरक्षण विधेयक, एक ऐसा बिल जो हमारी आधी आबादी को उनका हक देने वाला था, वो संसद में गिर गया। सड़क से लेकर संसद तक हर कोई हैरान था, चौंक गया था। और यही सवाल सबके जहन में घूमने लगा। मतलब एक ऐसा बिल जिसके लिए कहा जा रहा था कि देखो, पूरा देश एक साथ खड़ा है, सरकार ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया था, फिर भी वो पास नहीं हो पाया। तो सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या? क्या सरकार कहीं कमजोर पड़ गई, या फिर क्या विपक्ष सच में महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ था, या फिर इस पूरी पहेली के पीछे की कहानी कुछ और ही है? ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, सबसे पहले उस दिन की वोटिंग का पूरा गणित समझते हैं। नंबर्स क्या कहते हैं? अब देखिए, बिल के पक्ष में पड़े 298 वोट और विरोध में 230। पहली नजर में तो यही लगता है कि भाई बिल पास हो गया, ज्यादा वोट पक्ष में है। लेकिन ये कोई मामूली बिल नहीं था, ये एक संविधान संशोधन था, और इसके लिए हमारा संविधान एक बहुत बड़ी शर्त रखता है, जिसे कहते हैं विशेष बहुमत। उस दिन सदन में 528 सांसद मौजूद थे, और इस हिसाब से सरकार को चाहिए थे 352 वोट। मिले कितने? 298, यानी बिल पूरे 54 वोट से गिर गया। तो फिर सवाल यह है कि विपक्ष ने विरोध किया ही क्यों? असल वजह महिला आरक्षण का विरोध करना था ही नहीं, और यहीं से ये कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। असली पेंच उस बिल में छिपी हुई एक शर्त थी, एक ऐसी शर्त जिसने देखते ही देखते पूरे खेल को पलट कर रख दिया। और वो शर्त थी परिसीमन। जी हां, यही वो एक शब्द है जिसके चलते आधी आबादी के हक पर ब्रेक लग गया। तो ये परिसीमन आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है देश की लोकसभा सीटों की सीमाओं को फिर से तय करना, मतलब उनका नक्शा दोबारा खींचना। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखिए, राजनीति में जब नक्शे बदलते हैं ना, तो सिर्फ लकीरें नहीं बदलती, सत्ता का, पावर का पूरा संतुलन बदल जाता है। ये तय होता है कि संसद में किस राज्य की आवाज ज्यादा जोर से गूंजेगी और किसकी कम। और यहीं से शुरू हुआ उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच पॉलिटिकल पावर का एक बहुत बड़ा टकराव। दक्षिण भारत के राज्यों को ये लगा कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण जैसा इतना जरूरी काम किया, और अब जब सीटों के बंटवारे की बारी आई तो उन्हें इसकी सजा मिल रही है। उनका डर ये था कि सत्ता का, यानी पावर का, एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर भारत के राज्यों को चला जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। ऐसा लगा मानो दक्षिण को अपनी कामयाब परिवार नियोजन नीति की सजा दी जा रही हो। ये आंकड़े देखिए, इनसे तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अंदाजा ये है कि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की सीटें 80 से बढ़कर 140 तक पहुंच सकती हैं। बिहार 50 का आंकड़ा पार कर सकता है, लेकिन तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों की सीटें वहीं की वहीं रहेंगी। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? संसद में उनकी आवाज भी कम हो जाएगी और उनकी राजनीतिक शक्ति भी। इसको ना एक क्लास के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट, मान लीजिए दक्षिण भारत, उसने साल भर खूब मेहनत की, सारे नियम माने, अनुशासन में रहा। दूसरा स्टूडेंट यानी उत्तर भारत उतना गंभीर नहीं रहा, और उसकी जनसंख्या बढ़ती चली गई। अब अगर नियम ये बना दिया जाए कि मॉनिटर वो बनेगा जिसके पास ज्यादा नंबर हैं, तो जाहिर है उस मेहनती छात्र को तो यही लगेगा ना कि अच्छे काम करने की सजा मिल रही है। और अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को ये मालूम नहीं था कि दक्षिण के दल इस शर्त का विरोध करेंगे ही करेंगे? क्या सरकार ये जानती थी कि ये बिल पास नहीं होने वाला है? और अगर हां, तो फिर भी ये वोटिंग करवाई ही क्यों गई? देखिए, राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये एक बहुत ही चतुराई से बुना गया राजनीतिक जाल था। सरकार ने विपक्ष को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया जहां से निकलना नामुमकिन था। सोचिए, अगर विपक्ष बिल का समर्थन करता तो सारा का सारा क्रेडिट सरकार को मिलता, और अगर वो विरोध करते, जैसा कि उन्होंने किया, तो सरकार उन्हें जनता के बीच महिला विरोधी कहकर घेर सकती थी। मतलब दोनों ही सूरतों में जीत सरकार की ही थी। कभी कभी राजनीति में हारना भी जीतने की एक स्ट्रैटेजी होती है। ये संसद की एक हार को एक बड़ी चुनावी जीत में बदलने की कला हो सकती है। जैसा कि एक मशहूर फिल्म में कहा गया है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन इस सियासी शतरंज और हार जीत के खेल के बीच उन करोड़ों महिलाओं का क्या हुआ जिनके लिए ये बिल लाया गया था? दांव पर था संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। कड़वा सच तो यही है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की ये लड़ाई जो पिछले 3 दशकों से चल रही है, एक बार फिर ठंडे बस्ती में चली गई है।
ये 30% आरक्षण अब अनिश्चित काल के लिए संसद की फाइलों में दब गया है और शायद इस पूरे राजनीतिक खेल की सबसे बड़ी कीमत उन्हीं को चुकानी पड़ रही है। असल में 17 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ वो एक तरह से 2029 के आम चुनावों की बिसात बिछाने जैसा था। अब 2029 के लिए दोनों ही पक्षों के पास सुनाने के लिए एक जबरदस्त कहानी है। सरकार कहेगी कि देखिए, हम तो नारी शक्ति के साथ थे, लेकिन विपक्ष ने धोखा दे दिया। वहीं विपक्ष के सामने अब ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो जनता को ये समझाए कि उन्होंने बिल का नहीं बल्कि सिर्फ उसकी एक शर्त का विरोध किया था। ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी मजबूरियों और रणनीतियों को महिलाओं के प्रतिनिधित्व से ऊपर रखा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस सियासी शतरंज के खेल में असली हार किसकी हुई? हमारी आधी आबादी की या फिर हमारे लोकतंत्र में भरोसे की?